हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर वो है 18 एंड 19 सितंबर 2022 वीकेंड करंट अफेयर। तो जैसा कि आपको पता है, वीकेंड में थोड़ा सा कम ही रहता है करंट अफेयर, तो लेक्चर भी बहुत छोटा रहेगा। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलो एंड शाम को हमारे वेबसाइट axmb.com से बीपीडीआर को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर इट। शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज से, वो है वाइल्ड चीता। तो इस न्यूज को हमने ना लास्ट वीक में भी कवर किया था, लास्ट वीक सैटरडे में भी कवर किया था। लेकिन उसी न्यूज का वो कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में इन चीतास को छोड़ दिया है। अब उन चीतास को उन्होंने क्यों छोड़ा है? क्योंकि 1952 से ये जो चीता है इंडिया में है ही नहीं, मतलब एक्सटिंक्शन डिक्लेयर्ड है। तो ये 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, 5 फीमेल and 3 male, so that their population can increase and they can be placed in all different parts of the country। ठीक है। अभी ये जो चीता है, ये नामीबिया से लाया गया है ऑन एन एग्रीमेंट दैट कॉस्टेड 96 करोड़ टू इंडिया, जिसमें इंडियन ऑयल ऊपर से 50 करोड़ रुपए दिया है। ये हमने लास्ट वीक में भी देखा था। ठीक है। अगर हम अदर हाइलाइट्स की बात करें तो देखो, जो बजटरी एलोकेशन है टाइगर कंजर्वेशन में, उसको 185 करोड़ से इन 2014 300 करोड़ 2022 तक बढ़ाया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो टाइगर का पॉपुलेशन इन इंडिया है वो 2226 से 2967 तक बढ़ गया है, फ्रॉम 14 टू 2018, मतलब 4 साल में। ठीक है। वैसे ही हम अगर लायन की बात करें तो लायन भी 647 इंडिविजुअल्स थे, जो आज के दिन में, मतलब 2015 में वो 523 लायंस थे। अभी आज के दिन में वो 674 हो गया। सो गवर्नमेंट के ये सारे मेजर्स से, मतलब इनका वाइल्ड लाइफ का ये बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है। एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक तो फूड चेन, दूसरा है कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वो पीस है लास्ट डे न्यूज का, जिसको मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया। इफ इन केस कि आपने सैटरडे में मिस कर गए, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको गो थ्रू कर लो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन। तो फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो देखो यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, MAS, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर कौन है? जैसा इंडिया में रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक, वैसा ही सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है उसको मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर बोला जाता है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, signed a fintech cooperation agreement to facilitate regulatory collaboration and partnership in financial technology। समझ में आ गया किन दोनों ने साइन किया है? इस MOU के तहत ये दो काम किया जाएगा। सबसे पहला है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। नाउ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? देखो, सैंडबॉक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि हम इसको फाइनेंस से ही रिलेट करके समझते हैं। देखो, फाइनेंस में अगर कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है, उसको ऑल ऑफ ए सडन हम मार्केट में नहीं छोड़ सकते। रीजन बीइंग, अब मान के चलो एग्जांपल में यूपीआई का लास्ट मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हुआ था? 10.52 ट्रिलियन। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वांटम है इंडिया में। तो अगर कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बिना अच्छे से टेस्ट किए मार्केट में छोड़ दिया जाए एंड उसमें कुछ खामी, कुछ गलती, जिससे लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो सके, डेटा ब्रीच हो सके, तो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, ये सैंडबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सैंडबॉक्स में क्या होता है ना, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंडर में मान के चलो पूरे इंडिया में नहीं छोड़ा गया, अलग अलग जगह में सिर्फ 1000 लोगों को वो टेक्नोलॉजी को यूज करने दिया गया एंड एक्सटेंसिवली उसको यूज किया जाएगा। तो मतलब उस टेक्नोलॉजी से अगर डेटा ब्रीच हुआ भी, या कोई है ना अदर सिक्योरिटी कंसर्न हुआ, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो सिर्फ इनके साथ होगा। एंड ये भी मैं बताऊं, ये भी प्रैक्टिकल, मतलब इनको जो लॉस होगा ना, वो लॉस भी प्रैक्टिकल में नहीं है, मतलब वो लॉस पेपर में ही होगा उनको, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये कंट्रोल्ड है। मतलब ये जो 1000 लोग, 1000 लोग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, राइट? तो इनको लॉस नहीं होगा। बस वो टेक्निकल टर्म में समझ में आएगा कि हाँ, इनको लॉस हुआ है, या कोई फाइनेंशियल फ्लॉस की वजह से डेटा ब्रीच हुआ है, अदर सिक्योरिटीज कंसर्न जो भी है वो समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअल में इनको कुछ नहीं होगा,
क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये पूरा कंट्रोल्ड है, मॉनिटर्ड है। कंट्रोल्ड किसके द्वारा है? एक तो जो कंपनी इसमें बनाई होगी और ऊपर से सेंट्रल बैंक। तो ये सारे चीज लोगों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। मतलब ये दोनों मिलके जो फिनटेक में इनोवेट करेंगे, तो सबसे पहले उसको सैंडबॉक्स में लाया जाएगा, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। ठीक है, वो एक दूसरे के टेक्निकल सॉल्यूशंस को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जज करेंगे कि वो सही है, गलत है, या उसको कैसे सही बना सकते हैं एंड ऑल। देन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एमएएस एंड आईएफएससीए will share non-supervisory related information and development on innovation in financial product and services, facilitate discussion on emerging fintech issue and participate in joint innovation projects। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है वैक्सीन। तो लंपी स्किन डिसीज, ये जो स्किन डिसीज है ना, ये कैटल में मोस्टली देखा जा रहा है। तो आइकर ने अभी एक कोलैबोरेशन किया, ठीक है, with Biovet Private Limited for the commercial production of the indigenous vaccine of lumpy skin disease called Lumpy Pro Vaccine। इसको बनाया किसने? आइकर ने बनाया। तो आइकर ने इसको बना तो लिया है, आइकर तो एक साइंटिफिक काउंसिल है ना, तो वो तो उसके पास तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है नहीं। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ने जो कोविशील्ड है, जो वैक्सीन इंडिया में चल रहा है, एसएसआई मैन्युफैक्चर करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ऑक्सफोर्ड ने उसको बनाया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका मिलके, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? एसएसआई कर रहा है इंडिया में, क्योंकि एसएसआई के पास, एसएसआई एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये एग्रीमेंट क्या है? द एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट इन द सीरीज टाई ऑफ एग्री इनोवेट। ठीक है, एग्री इनोवेट नाम का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, थ्रू विच द डेवलपमेंट इन दी सेक्टर इज होलिस्टिक and sustainable, which is commercial arm of ICAR has lined up for the grant of non-exclusive license of lumpy Covaxin। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसको डेवलप किसने किया? जॉइंटली डेवलप्ड बाय आइकर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूज एनसीआरई एट हिसार हरियाणा एंड द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट ईटानगर यूपी। तो ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चर उसको एसएसआई कर रहा है, लेकिन उसको बनाया किसने? ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका ने। तो वैसा ही इस वैक्सीन को किसने बनाया? आइकर ने बनाया, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ईटानगर उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने बनाया। तो आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे न्यूज पे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो देखो, इसका फ्रेमवर्क एग्जैक्ट बाहर नहीं आया है, बट यस, ये कैसे अलग अलग जो स्कीम्स है, पीएम गति शक्ति एंड ऑल, उससे रिलेटेड है, ये हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वो भी द प्रोसेस इज लेंदी। तो आपको सिर्फ बता देना इज नॉट दी एंड सॉल्यूशन, आपको उस चीज को समझाना इज द सॉल्यूशन। सो डू वॉच दैट वीडियो विच वुड बी रिलीज इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ वन लाइनर पे। तो सबसे पहले है वन लाइनर एमओयू। तो ये एमओयू किसने साइन किया? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और वेदांता बैल्को मेडिकल सेंटर रायपुर, इन दोनों ने साइन किया है। ठीक है, क्यों? एम्स फॉर ड्राइविंग एक्सेलेंस इन कैंसर केयर थ्रू नॉलेज एक्सचेंज एंड एनहांसमेंट ऑफ स्किल कैपेबिलिटीज एंड को प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर पूरे देश में पॉपुलर है किसके लिए? कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। बहुत लो कॉस्ट पे एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द कंट्री कौन करता है? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये मीटिंग को इंडिया की तरफ से श्रीमती अनुप्रिया पटेल इन्होंने अटेंड किया है। एंड ये मीटिंग कहाँ पे हुआ? सीएम रीप सिटी कैम्बोडिया में हुआ। तो ये आपको याद करना, क्योंकि कई बार आपको जगह भी पूछ लेता है कि ये हुआ कहाँ, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल और सीएम रिप सिटी। एक और इन्फॉर्मेशन इसके साथ आप पढ़ लो कि ये जो मीटिंग है, इसको अटेंड किया है ऑल 10 एशियन कंट्रीज एज वेल एज 8 पार्टनर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
रशियन फेडरेशन एंड यूएसए। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रशियन फेडरेशन और यूएसए साथ में है अलॉन्ग विथ चाइना। ठीक है, सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंपेन, दैट इज स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। तो ये जो है, ये 500 नेवल जो पर्सनल है ईस्टर्न नेवल कमांड के, इन्होंने एक क्लीन अप ड्राइव ज्वाइन किया है। कहाँ पे? मुंबई में, टू मार्क द 37 इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे विद द थीम स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुंबई में ही हुआ, ये देश के अलग अलग जगह पे भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम। ठीक, तो आपको जगह याद नहीं रखना है क्योंकि अलग अलग जगह पे हुआ, आपको इसका थीम को याद रखना है। आ, और ये कब हुआ है? ऑन 17 सितंबर, राइट, ऑन द डे ऑफ 37 इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। नेक्स्ट मूव, KVIC launches 72 PM EGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम यूनिट्स। ठीक है, तो जो मिनिस्टर कंसर्न है MSME के श्री नारायण राणे, इन्होंने 75 यूनिट्स को ये किया है डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मार्जिन मनी सब्सिडी टू 720 बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ये 720 होगा ऑन 17 सितंबर 20। ओके, नो, ये 72 ही है यहाँ पे। बेनिफिशियरीज ऑन 17 सितंबर 22 एट KVIC मुंबई। ठीक है, मतलब 72 यूनिट्स को असिस्टेंस दिया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड मार्जिन मनी सब्सिडी। 720 PMEGP बेनिफिशरीज को दिया गया। कहाँ पे? KVIC मुंबई में दिया गया। तो देखो ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम है क्या? ये एक MSME का ये है जहाँ पे यूथ को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करे। ठीक है, एंड वो जो पैसा दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड होता है, बट वो मिलता बैंक के थ्रू में है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब कौन से यूथ को, कौन से एज ग्रुप के यूथ को पैसा मिलता है? ठीक है, तो अगर हम आज के दिन में इसका स्टेटस देखें, अंडर द स्कीम KVIC has sanctioned 25,105 projects, generated employment more than 2 lakh, released 802.19 crore as a margin money up to 22-23 as on 15/9/2022। 15 सितंबर 2022 तक 802.19 करोड़ मार्जिन मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMEGP के अंडर में ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, सो KVIC ऑल्सो रिड्यूस द टाइम फ्रेम। जो पहले जो टाइम फ्रेम था जहां पे KVIC एक एप्लीकेशन फॉर्म को देख के बैंक में फॉरवर्ड करता था, वो 90 दिन से घटकर सिर्फ 26 दिन हो गया है, मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू वन लाइनर्स। तो अब हम अवार्ड की बात करते हैं। तो देखो CSIR का एक बहुत ही हिंदी मैगजीन, पॉपुलर हिंदी मैगजीन है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। ये 1952 से पब्लिश होता आ रहा है। इनको अवार्ड मिला राजभाषा कीर्ति अवार्ड का क्योंकि ये हिंदी में है, राइट। तो इसमें मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च वो करते हैं ताकि यंग माइंड्स उसको पढ़े, उसको समझे, उसको उस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये मैगजीन किसमें है? हिंदी में है। एट दी सेकेंड ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 15 सितंबर 22। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि किसको मिला है विज्ञान प्रगति। किसका मैगजीन है? CSIR का मैगजीन है। क्या अवार्ड मिला? राजभाषा कीर्ति अवार्ड। कब से पब्लिश हो रहा है? 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे वो है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो देखो ये एज एन इंफॉर्मेशन है, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। ये ग्रॉस फिगर और ये नेट फिगर, सॉरी ऊपर वाला नेट फिगर, नीचे वाला ग्रॉस फिगर। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो ये 23% से इंक्रीज हो रहा है, ये अभी 30% से इंक्रीज होता दिख रहा है। बट ये तो फाइनल तभी होगा जब ये पूरा हो जाएगा। ये तो अब तक का है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्किल। तो स्पेशलिटी स्किल, तो इसमें भी न्यूज इस प्रकार है कि जो गवर्नमेंट है 75 एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं अंडर PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। देखो स्टील सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कोर इंडस्ट्री में है, दूसरा स्टील सेक्टर में ग्रोथ बहुत मतलब स्टील सेक्टर में ग्रोथ आया तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। पहला,
कि वो ऑलरेडी कोर सेक्टर में है। दूसरा, स्टील सेक्टर इन इटसेल्फ इज वेरी बिग इन इंडिया, इट्स जस्ट आफ्टर चाइना। सो बट यस, जापान भी हमारे बहुत क्लोज में है, सो वी विल हैव टू अप आवर गेम सो दैट वी सस्टेन एंड वी ट्राई टू गो बियॉन्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। अब बात करते थे, मूव इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ एंड जनरेट 5.25 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये देखो स्पेशलिटी स्टील में है, ये वो स्टील नहीं है जो हम और आप घर पे स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं ना, वो नहीं है। स्पेशलिटी स्टील मतलब जो बहुत अलग इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले आईएनएस विक्रांत में लगने वाला जो स्टील है, उसको भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया, जो पहले नहीं हो सकता था। राइट, पहले उसको हम इंपोर्ट करते थे। तो अलग अलग 3 वेरिएंट्स के स्टील कहाँ से आया? बोकारो, राउरकेला एंड भिलाई के स्टील प्लांट से आया। राइट, तो यही हो जाता है स्पेशलिटी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है द हेल्थी चाइल्ड अवार्ड। राइट, तो ये रिलेटेड है तुम्हारा असम के साथ। ठीक है, तो न्यूज क्या है? ए टोटल ऑफ 306 चिल्ड्रन ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन असम। तो आपको यहाँ पे इतना डिटेल नहीं याद रखो, 306 चिल्ड्रन एंड ये असम से रिलेटेड है, हैव बीन अवॉर्डेड। तो यहाँ पे हमको अब ये सोचना है कि असम में ही क्यों? तो at state level, the Healthy Child Award was given away to 10 children on 1st September 2022 on the inauguration function of 5th Rashtriya Poshan Ma by the Chief Minister of Assam and Minister for Women and Child Development। ठीक है, तो देखो जो 10 चिल्ड्रन है इनको क्या अवार्ड मिला? हेल्दी चाइल्ड अवार्ड मिला। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये अवार्ड क्यों मिला लोगों को। Malnutrition among under 5 is an important concern for all over India। तो ये इनिशिएटिव को दूर करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? मैलन्यूट्रिशन फ्री आसाम। ठीक है, तो इसमें 20 हेल्थी चाइल्ड फ्रॉम आंगनबाड़ी सेंटर्स वेयर टू बी अवॉर्डेड एज हेल्थी चाइल्ड प्राइज एट द लेवल ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ये अवार्ड दिया जाएगा, अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, to identify healthy children in age group of 6 months to 3 years and 3 to 5 years to generate awareness and conduct campaign for the growth and measurement। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। रिलेटेड किससे है? पोषण अभियान से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह जो चल रहा है उसके अंडर पे ये अवार्ड दिया गया है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो देखो ये जो 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी है, इसको किसने इनॉग्रेट किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है। द 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, ये जो बैकग्राउंड है इसका, ये जो आईटी, ये है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। It's a legally binding comprehensive agreement signed during the 31st session of the United Nations Food and Agriculture Organization। ठीक है, in Rome, नवंबर 2021। तो ये बैकग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये कब हुआ है? 31st सेशन, जो कि रोम में नवंबर 2001 में साइन किया गया है, which took effect of 29 जून 2004। 2004 से इफेक्ट है, एंड करेंटली 149 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ और भी 149 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस सिग्नेटरी में लीगली बाइंडेड है। ठीक है, नाउ अगर हम हाइलाइट्स की बात करें और थीम की बात करें, तो थीम है celebrating the guardians of crop diversity towards an inclusive post 2020 global biodiversity framework। तो देखो ये थीम भी, अब इतना लंबा थीम आपको तो याद नहीं रह सकता, मतलब ये दिस इज ऑब्वियस कि इतना लंबा थीम हमको इतने सारे इंफॉर्मेशन में याद नहीं रहेगा, बट हाँ आपको ऑप्शन देख के याद आ जाए, आप अपने हिसाब से उस तरीके का ट्रिक बना लो। जैसे आपने सेलिब्रेटिंग दी गार्डियन याद रख लो, या क्रॉप डाइवर्सिटी। ठीक है, तो मतलब आपको याद तो रखना है। ऑप्शन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, ये आ सकता है।
है ना, आपको ये पूछ सकता है कि जो कौन से मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंटरनेशनल विजिट इजिप्ट। ठीक है, तो ये क्या है? सो देखो, ये जो न्यूज है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट मिस्टर अब्देल फत अल ससी इन कैरियो ऑन सितंबर 19 2020। तो देखो, इस न्यूज पे हमको ये ध्यान देना है कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इनका विजिट रिसेंट टाइम्स में इजिप्ट में हुआ है, राइट। तो अभी कोई आउटकम आया नहीं है, जैसे आउटकम आता है वी विल ब्रिंग आउट टू यू। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन है वो जॉइंट ट्रेनिंग, डिफेंस को प्रोडक्शन, मतलब कोई इक्विपमेंट को दोनों कंट्री मिलकर प्रोड्यूस करना, जैसे ब्रह्मोस इंडिया एंड रशिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारा चीज डिस्कस किया गया। यहाँ पे आप ये नोट करो कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट एल सीसी। और इजिप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि COP27 जो कि नवंबर 2022 में होना है, वो कहां पे होगा, वो इजिप्ट में होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ COP26 कौन से कंट्री में हुआ था, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया था। एंड वहां पे कुछ हमने ये भी दिया, मतलब डिक्लेरेशन भी दिया कि हमको क्या क्या अचीव करना है बाय 2030 बाय 2070, तो वो सारा तो आपको पता ही होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ COP26 कौन से देश में हुआ, एंड COP27 तो कहाँ पे होगा, इजिप्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट वन लाइनर्स पे। आज के दिन में न्यूज कम है, तो वन लाइनर पे सबसे पहला न्यूज देखेंगे हम, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो देखो, ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसको जीता किसने इंडिया की तरफ से, ये विघ्नेश फोगट एंड बजरंग पुनिया, ये दोनों एथलीट ने ब्रोंज मेडल जीता। कहाँ पे हुआ था ये, बेलग्रेड में हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये बेलग्रेड कौन से देश में लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है because Vignesh became the first Indian woman to win 2 medals on this platform and Bajrang wins his 4th medal। ये दोनों का यूनिक चीज आपके साथ है, राइट। तो आपको यहाँ पे एथलीट का नाम, ये सिटी का नाम एंड कौन से देश पे हुआ है, आपको ये सारा चीज याद रखना है। तो कौन से देश पे हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये आपके स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेलग्रेड कौन से देश का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है विंड पावर प्रोजेक्ट। तो अदानी ग्रीन्स जो है, इन्होंने 325 मेगावाट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है, धार जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उस डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया है या कमीशन किया है। इनॉग्रेट वुड बी द रॉन्ग वर्ड, बट हाँ, इन्होंने कमीशन किया है। तो ये कमीशन करने के बाद अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी कितना बन जाता है, 6.1 गीगावाट का, ठीक है, विंड पावर। देन इंडिया रेटिंग आउटलुक। तो इंडिया रेटिंग क्या है, एक यूनिट ऑफ फिच है, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसी का एक कंसर्न कंपनी है। सेट स्टेबल आउटलुक फॉर द बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इंडिकेट्स that their varying legacy asset issue, strengthening balance sheet, manageable COVID-19 impact and expectation of improved profitability across banking sector। तो जो रेटिंग है उन्होंने स्टेबल रेटिंग दिया है, एंड उन्होंने रीजन क्या दिया है कि एसेट क्वालिटी अच्छा है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, कोविड-19 के इम्पैक्ट को उन्होंने बैंक्स ने मैनेज किया है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में आने वाले दिन में बढ़ेगा। तो ये सारा चीज को देखते हुए उन्होंने बैंकिंग का जो आउटलुक है वो आउटलुक को स्टेबल बताया। और उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें बताया उन्होंने पहले उन्होंने 10% बताया था, आज के दिन में उन्होंने 13% बताया, मतलब ग्रोथ और भी होगा क्रेडिट ग्रोथ में। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है लिक्विडिटी डेटा बाय RBI। तो ये एज एन इंफॉर्मेशन है, इस पे इंफॉर्मेशन में ऐसा है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम के पास रहता है वो अभी कम हुआ है, राइट। तो वो कम होने का दो वजह है, एक तो है शार्प पिकअप इन क्रेडिट ग्रोथ, मतलब लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, ठीक। अब ये लोन कई तरीके का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, होम हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोन, कॉर्पोरेट लोन, है ना, तो उस पे हम नहीं जाते। क्रेडिट ग्रोथ से सीधा सीधा मतलब यही है कि हर सेक्टर्स पे लोन की ग्रोथ होना। तो लोन अगर बैंक ज्यादा लोन दे रही है तो इट्स एज सिंपल कि बैंक के पास पैसा कम होगा, तो जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो कम है बैंक के पास, ठीक है। और दूसरा रीजन ये भी है
कि देखो अभी रिसेंट टाइम्स में जो एडवांस टैक्स पेमेंट है ये बैंक वालों ने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो सरप्लस अमाउंट उनके पास पड़ा हुआ था वो भी कम कम हो रहा है। ठीक है, आपने शायद लास्ट वीक के करंट अफेयर से आपको याद होगा जहां पे इनकम टैक्स ने जो अमाउंट है वो सबको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे, वो है इंडिया न्यूजीलैंड। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला है, इन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग किया किससे, न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट हिज हाइनेस मिस्टर डैमियन ओकोनोव। ठीक, बस इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों ने डिस्कस किया कि bilateral cooperation to strengthen food and mouth disease capability to advance India's and New Zealand's primary sector। इसमें और बहुत कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड के साथ कुछ डिस्कशन हुआ, जिसका आउटकम है वो आएगा ऑब्वियसली, बट अभी नहीं है, ये जस्ट डिस्कशन हुआ है और मिनिस्टर कौन है वहां के। देन इंडिया जॉइंट इंडिया सिंगापुर मिनिस्टरियल डेलीगेशन। तो देखो ये जो डेलीगेशन है ये सिंगापुर के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लेड किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं फाइनेंस मिनिस्टर भी है मिस्टर लॉरेंस वोंग। ठीक है, मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिस्टर गैंग किंग योंग एंड निर्मला सीतारमन। इन्होंने निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने मिला और प्राइम मिनिस्टर से भी मिला। इसका भी आउटकम आना बाकी है, बट यस दे हैव कम टू इंडिया फॉर द जॉइंट एज ए जॉइंट डेलीगेशन। अब वो क्या मीटिंग है क्या है वो तो आगे ही आउटकम आएगा। सबसे पहले न्यूज इस पे हम देखेंगे इंडिया प्रेसिडेंसी फॉर वन मोर ईयर। तो ये कहाँ पे एंड क्यों है। तो देखो इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है वो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसमें जितने भी मेंबर्स थे, न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ इनका, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है उसको एक साल से और एक्सटेंड कर दिया जाए। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, दूरदर्शन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। The full form of AIBD is Asia Pacific Institute for ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एस्टेब्लाइज कब हुआ है, वो 1997 अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को। अभी एट प्रेजेंट इसमें 26 कंट्रीज है एज ए फुल मेंबर, रिप्रेजेंटेड बाय 43 ऑर्गेनाइजेशंस, 52 एफिलिएट मेंबर्स। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये था 47th AIBD एनुअल गैदरिंग और 20th AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। वहीं पे ये यूनानिमस डिसीजन हुआ कि इंडिया का प्रेसिडेंसी को और एक साल से बढ़ा दिया जाए। तो ये आपको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे। तो ये है क्या, तो एक बार हम इसके हाईलाइट को देख लेते हैं। ये जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे है इस पे क्या बोला गया है, जो CPSEs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो आज के दिन में कितना है 255 इन नंबर्स है, dropped 9.35% in 21-22 from 10% in the preceding year। क्या चीज का, वुमन एम्प्लॉय। तो ये वुमन एम्प्लॉय का डेटा है CPSE में 9.3% 2020-21 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में था, फ्रॉम 10% इन द प्रीसीडिंग ईयर। उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 10% था, मतलब गिर गया है डेटा फ्रॉम 10% टू 9.35% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये है इस रिपोर्ट में। तो देखो इसमें और भी कुछ डेटा है जो हमको समझ लेना है। तो एट प्रेजेंट 255 ऑपरेशनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें से 32% ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय आर एट मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव लेवल। सो अगेन यू नो ये दिस इज समथिंग गुड, मतलब वुमेन हायर लेवल पे है, ये 32% इज अ वेरी गुड नंबर। 8% इन सुपरवाइजरी पोजीशन while 60% आर इन वर्कर्स कैटेगरी। ये जो है ना ये ओवरऑल है, माने इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ये ओवरऑल है, मेल फीमेल वर्सेस में 9.35% वुमेन एम्प्लॉय है। लेकिन वो 9.35 में से अगर आप सेगमेंट करो तो सेगमेंट में ये मिलता है कि जो 32% है वो है मैनेजरियल एक्सिक्यूटिव लेवल पे, 8% है सुपरवाइजरी और 60% जो है वो वर्कर कैटेगरी में है। तो सिर्फ दो सेक्टर ऐसा है, कोल एंड इंफॉर्मेशन, जहां पे जो वुमेन का शेयर है वो 10% से ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान देना, कोल एंड इंफॉर्मेशन। जबकि पिछले बरस मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में ये टोटल 6 सेक्टर्स था, वो घट के अभी 2 सेक्टर ही बच गया है। अगर हम डेटा को कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल से,
World Economic Forum in its Global Gender Gap Report released in July ranked India 135 among 146 countries। तो मतलब सीधा सिंपल इंडियन डेटा भी जो आया है वो भी आपका दिखाता है जेंडर गैप, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेटा है हमारे पास, वी हैव रैंक्ड 135 आउट ऑफ 146। तो ये कुछ अच्छा रैंक नहीं है, ये स्ट्रेट हमको दिखाता है वी आर स्टिल फार अहेड इन टर्म्स ऑफ फिलिंग दी गैप, ठीक है। भले ही 32% जो है ना वुमेन एम्प्लॉय जो जितने भी हैं हमारे पास वो मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, मोर शुड कम फॉरवर्ड सो दैट यू नो दिस गैप कैन बी फिल्ड। हम तो बात इक्वालिटी करते हैं, मतलब 50-50% की, तो यहाँ तो 10% भी नहीं है, 9.35% है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझ लेना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा रैंकिंग पीछे है, एंड जो हमने खुद अपना रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि हम जो जेंडर गैप है वो बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 बाय क्रेडिट स्विस, राइट। तो देखो इस रिपोर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट रिपोर्ट है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको समझना नहीं है, हमको इतना समझना है कि हम कहाँ पे हैं। इंडिया विटनेस 12% ईयर ऑन ईयर जंप इन द टोटल हाउस होल्ड वेल्थ लास्ट ईयर एट $14,225 बिलियन। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये देखो इंडिया जो है, ठीक है, 12% विथ 14,255। तो हाँ वी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो यही उस डेटा में हाईलाइट किया गया है। उसका रीजन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन द डेटा वेल्थ ऑफ 5.3 बिलियन एडल्ट अक्रॉस नियरली 200 कंट्रीज, सब कंट्रीज से रिलेटेड है। जो ग्लोबल वेल्थ है वो 9.8% 2021 में बढ़ा है टू 463.6 ट्रिलियन, driven by widespread gain in the share prices and a favorable environment created by the central bank policies 2020। तो देखो कोविड के बाद हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या मेजर किया, ग्रोथ को फोकस दिया। तो हाँ, ऑल्दो वो हैवी ग्रोथ फोकस आज इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन देख पा रहे हैं हम, क्योंकि सब सेंट्रल बैंक ने ग्रोथ को फेवर करने के लिए क्या किया, रेपो रेट को कम किया था। तो जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बना जिससे शेयर प्राइस रैली किया एंड लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गया। सो इन दैट केस ये रिपोर्ट भी वही चीज को दिखाया, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। 25 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 25 ईयर्स। तो इसको किसने बोला, नाफेड के चेयरमैन केवी कामत ने बोला कि बाय द नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडिया वुड बी 25 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये तो समय ही बताएगा। देन 48,000 करोड़ स्ट्रेच लोन। तो जो देखो यस बैंक है, यस बैंक, जैसे कि आपको पता है यस बैंक का बहुत सारा एनपीए इश्यूज है, और हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में देखा था कि वो दो एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से बातचीत कर रहे थे फॉर सेलिंग देयर स्ट्रेस लोन। तो अभी कंफर्म न्यूज आया है कि जो यस बैंक का बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया ₹48,000 करोड़ लोन टू जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। तो इनको ये जो है ना बेच देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि बैंक का नाम कौन है, यस बैंक, अमाउंट कितना है, कौन सी कंपनी को बेच रही है, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट न्यूज, चेलो शो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये चेलो शो है ये गुजराती फिल्म है, एंड इंडिया का जो ऑस्कर में एंट्री है 2023 में, तो इसी मूवी ने करवाया है, मतलब ये मूवी नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर 2020 में, ठीक है। लास्ट फिल्म शो इन इंग्लिश, चेलो शो का मतलब इंग्लिश में है लास्ट फिल्म शो। द मूवी डायरेक्टेड बाय पान नलिन विल रिलीज इन थिएटर। तो ये कब रिलीज होगा वो मैटर नहीं करता। तो ऐसा मत सोचो कि ये तो रिलीज 14 अक्टूबर को होगा तो ये कैसे चला गया। तो देखो ये जो चेलो शो है ना, एक फीचर फिल्म है, इसको जून लास्ट ईयर में वर्ल्ड प्रीमियर पे दिखाया गया था, राइट। इट हैड वर्ल्ड प्रीमियर एज द ओपनिंग फिल्म एट द ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल इन जून लास्ट ईयर। तो वहीं से इस फिल्म ने एंट्री मारा ऑस्कर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, जेम सेलर संवाद। तो ये जो संवाद है द गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस, इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का हेल्प लिया, हेल्प लेके इन्होंने एक संवाद ऑर्गेनाइज किया भुवनेश्वर पे, ठीक है। गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट अपना जो भी प्रोक्यूरमेंट करना होता है तो वहां पे आके प्रोक्यूर कर सकती है, और पूरे देश भर में जितने भी सेलर्स है वो अपना सामान लिस्ट करके यहाँ बेच सकते हैं,
राइट। तो ये भुवनेश्वर में एक संवाद हुआ। देन ईपीएफओ पेरोल डेटा, तो पेरोल डेटा कुछ इस प्रकार आया है, एंड कुछ अच्छा न्यूज भी है इसमें कि 18.23 लाख नेट मेंबर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 22। तो इसमें जो है, इसमें ये है कि 10.58 लाख न्यू मेंबर हैव कम अंडर द सोशल सिक्योरिटी। सो ऐसा बोल सकते हैं जो 10.58 लाख मेंबर है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्वाइन किए हैं, राइट। तो प्रोबेबली इसमें से बहुत लोग फ्रेशर्स भी हैं और बहुत लोग जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वो नंबर कितना है, 10.58 लाख। देन 11th फाउंडेशन डे ऑफ व्हाट, 11th फाउंडेशन डे ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब है, 20 सितंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है। वैसा ही 38 राइजिंग डे किसका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, इन्होंने भी कब किया, 20 सितंबर 2022 को अपना 38 राइजिंग डे लखनऊ में सेलिब्रेट किया, ठीक है। जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी लखनऊ, यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, तो ये जो क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है ये 21 से 23 सितंबर पीटरबर्ग पेनिनसुला यूएसए में होना है। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह एज ए हेड इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज अराइव्ड इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक। तो उसके बाद ये पीटरबर्ग में इस ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम को अटेंड करेंगे। सो द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज दैट वी वुड सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। अब मैं इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है ये कैबिनेट डिसीजन एक लिए हैं, एंड द डिसीजन इज रिगार्डिंग a program which is called National Program on High Efficiency Solar Photovoltaic Module। उन्होंने कितना पैसा खर्चा करना है रुपीस 19,500 करोड़। फॉर व्हाट, फॉर अचीविंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगावाट एंड स्केल इन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, राइट। तो जैसा कि आपको पता है COP 26 में इंडिया हैज प्रॉमिस्ड सम बिग चैलेंज फॉर इटसेल्फ कि पहला 2030 तक वी वुड 50% वी वुड रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 50%। तो कार्बन एमिशन को कम करना है तो हमको क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, एंड दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो ये पहला हो गया, है ना। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम करना है जिसमें गवर्नमेंट 19,500 खर्चा करेगा। तो ये सोलर पीवी मॉड्यूल होता क्या है, तो आपने कई बार देखा है जो ब्लैक कलर का पैनल्स पहाड़ों में लगा होता है, घर में ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो लगा होता है ना, ये होता है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, राइट। तो ये थोड़ा कॉस्टली है, तो इसके कॉस्ट को कम करने के लिए, इसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ना तो मतलब एक अच्छे साइज का जो सोलर, मतलब आपने ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर देखा होगा तो एक अच्छा खासा बड़ा साइज का रहता है पैनल, बट वो एक छोटे से लाइट को ही पावर प्रोवाइड कर पाता है। सो लार्ज स्केल में अगर इसको रियलाइज करना है, वी वुड नीड लॉट्स ऑफ स्पेस, एंड अदर थिंग, स्पेस को अगर हम छोड़ भी दें तो वो है कॉस्ट, ये बहुत कॉस्टली चीज है। तो इस, है ना, प्रॉब्लम्स को और टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए दिस इज ए प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी सेल्स, एंड इसके लिए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ए वेरी ह्यूज सम, दैट इज 19,500। तो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये सारा चीज याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव पर्पज से ये जो मैंने स्टोरी बताया आपको COP 26 को कनेक्ट करते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके प्रोग्राम की डिटेल में जाते हैं। The National Program on High Efficiency Solar PV Modules aims to build an ecosystem for manufacturing of high efficiency PV modules in India, thus reduce import dependencies in the area of renewable energy, right। तो देखो, अगर माने वी एस ए नेशन, हम आज के दिन में जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमको क्लीन एनर्जी भी इंपोर्ट करना पड़ा तो ऑल्दो हम अपने एक फ्रंट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, बट जो दूसरा प्रॉब्लम है बीओपी का, राइट, बीओपी का ऑलवेज इशू रहता है बिकॉज ऑफ हाई CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट बिल हाई है हमारा, उसमें प्राइमरी रीजन एनर्जी है, एनर्जी इंपोर्ट, राइट। तो वो प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा अगर हमको रिन्यूएबल एनर्जी भी इंपोर्ट करना पड़े। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दैट डिपेंडेंसी। इट विल स्ट्रेंथन दी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन solar PV manufacturer will be selected through advanced transparent process. PLI will be dispersed for 5 years post commissioning of PV manufacturing plant. मतलब ये PLI स्कीम से भी लिंक्ड है, बट नॉट एज ऑफ नाउ, क्योंकि सबसे पहले तो हमको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाना, राइट। ये बनेगा तभी हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। सो ये भी गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया है, सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड एंड
get into solar PV manufacturing. And once that is set up, money will be pumped through PLI, तो सारे फ्रंट पे काम हो पाएगा. मतलब आप क्वांटम को समझो. अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? किसी भी इनिशिएटिव को जो गवर्नमेंट लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव को तो हमने देख लिया. ऑब्जेक्टिव के बाहर क्या होता है कि उसका बेनिफिट या आउटकम क्या है. तो आउटकम है, एक्सपेक्टेशन ये है कि 65,000 मेगावाट पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर फुल्ली एंड पार्शियली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी वुड बी इंस्टॉल्ड. एक है. दिस स्कीम विल ब्रिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ₹94,000 crore and creation of manufacturing capacity for balance of material like EVA, solar gas and backsheets. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट 2 लाख, है ना, मीन्स 1,95,000 एंड 7,80,000 पर्सन. इंपोर्ट सब्सिडाइजेशन ऑफ ₹1.3 लाख करोड़. तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के अंदर में, राइट. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कैबिनेट अप्रूव मॉडिफिकेशन. बट इन व्हाट? सो द कैबिनेट ने प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, इसके लिए एक मॉडिफिकेशन अप्रूव किया है. मॉडिफिकेशन क्या है? ऑफर 50% इंटेंसिव फॉर सेमीकंडक्टर फैब अक्रॉस द टेक्नोलॉजी नोड्स एज वेल एज फॉर द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग एंड अदर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी. तो आपको कुछ दिन पहले का न्यूज याद होगा, जो गुजरात में है वहां पे वेदांता ग्रुप एंड फॉक्सॉन ग्रुप, ये दोनों ने एक एमओयू साइन किया था. क्यों? सेमीकंडक्टर को लेके. अब आप यहाँ पे समझो कि सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. तो सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर मतलब वो सारे चीज जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलते हैं, राइट. इंटीग्रेटेड चिप्स एंड ऑल हमारे लैपटॉप्स में है, कंप्यूटर्स में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है. मतलब आज के दिन में आपने ये भी सुना होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन पे जा रहा था बीच में, एंड है भी. रीजन बीइंग सेमीकंडक्टर. मतलब हम सेमीकंडक्टर को आप मान के चलो वी आर इंपोर्टिंग 100%. इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ही नहीं कि हम सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर कर सके. अब आप ये सोच रहे हो जो इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो वो कैसे होगा? तो जो सेमीकंडक्टर है वो इंपोर्ट होके ही आते हैं. जो सैमसंग का प्लांट नोएडा में है वहां पे भी, और जो शाओमी जो इंडिया में करता है मैन्युफैक्चर, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर नहीं, वो असेंबल करते हैं. मतलब वो बाहर से लेके आते हैं. डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. तो डिस्प्ले भी जो सैमसंग है, सैमसंग का प्लांट है, वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी, राइट. TFT, एमोलेड, तो वो कुछ चाइना से आता है, कुछ ताइवान से आता है. सो सेमीकंडक्टर को लेके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है. दिस विल हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, पहला. दूसरा है कि सेमीकंडक्टर का जो नीड है ये पूरे दुनिया में है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड जितना IoT डिवाइस है ना, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस है, और फ्यूचर में जितना भी आएगा ये सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट ही रहेगा, राइट. मतलब इसका भी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आया है. सो इन दैट सेंस ये इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, ये अभी नियर लॉन्ग टर्म में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है. तो सेमीकंडक्टर को लेके गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है, सो दैट इंडिया कैन बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड वी कैन एक्सपोर्ट दैट टू द एंटायर वर्ल्ड. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, एमओयू विद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक. तो ये क्या है? सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं. स्पर्श पोर्टल से रिलेटेड है. तो स्पर्श क्या है? तो देखो, एक स्पर्श वेब बेस्ड सिस्टम है सिंपली डिफेंस पेंशनरीज के लिए, ठीक है. ताकि उनको, अभी देखो डिफेंस पेंशनरीज बाकी पेंशनरीज से क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डिफेंस में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को बचाने के लिए लग गए, तो इनको भी गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करता है एंड वो जरूरी भी है. तो इनके जो पेंशनरीज हैं इनके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है विच इज कॉल्ड स्पर्श, जहां पे दे गेट ए ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ देयर पेंशन अकाउंट. मतलब उनसे सारा जुड़ा सारा प्रॉब्लम, हिसाब किताब सब उनको उसमें दिख जाता है. तो उसके लिए तो ये सिस्टम बैंक के सिस्टम से कनेक्टेड होना चाहिए, करेक्ट. तो उसके लिए ये MOU है जहां पे 7,900 ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के एंड 6,300 ब्रांच HDFC के इनको जोड़ा गया है, राइट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है और इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कन्वर्जेंस पोर्टल. तो कन्वर्जेंस का सबसे पहले मीनिंग क्या है? मीनिंग है कन्वर्जेंस का सिंपल टर्म्स में कि हाउ वी कैन मेक थिंग्स इजी, राइट. तो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक ड्रीम रहा है, ही हैज ऑलवेज सेड इट, कि सारे डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्ट्रीज को एक साथ मिल के डिसीजन लेना चाहिए, काम करना चाहिए. तो उसी में स्टेप कन्वर्जन पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है.
फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये दोनों टू सपोर्ट दी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो दोनों मिनिस्ट्री बराबर से बढ़िया से काम कर पाए, फॉर दैट फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को लॉन्च किया गया है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया विंस यूएन अवार्ड। तो क्या है ये यूएन अवार्ड? यूएन अवार्ड है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसको इंडिया ने विन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एनएमडीसी विंस नेशनल अवार्ड। ये क्या है? एनएमडीसी जो कंट्री का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये जो है इनको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस विद 5 स्टार रेटिंग टू ऑल इट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार मिला है उनको, एंड दी अवार्ड हैज बॉर्न बाय द एनएमडीसी। आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरआईएनएल। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो देखो, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को कुछ दिन पहले भी एक अवार्ड मिल चुका है फॉर इट्स पब्लिकेशन, राइट। तो अभी यहाँ पे इनको क्या अवार्ड मिला है? एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन ए रो। कंटिन्यू 6 साल से इनको मिल जा रहा है नेशनल लेवल पे, मींस दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 14,000 वॉलंटियर्स, यूथ वॉलंटियर्स। ठीक है, तो ये क्या न्यूज है? ये है जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है 14,000 यूथ वॉलंटियर के लिए, जहां दे वुड गेट एन ऑनलाइन ट्रेनिंग for the life skills and build the capacity of youth volunteers so that beside developing their personality they can also play meaningful and contribute in nation development across। ये हुआ है, लेकिन इस पे एक पॉइंट नोट करने का ये है, इसके साथ मतलब कौन जुड़ा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्लस सीबीसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड यूनिटार, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये जुड़े हुए हैं। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, मतलब क्या किया गया था? 100 यूथ को लेकर वॉलंटियर किया गया था, और वॉलंटियर करने के बाद ही इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसके एफिकेसी एंड आउटकम को चेक करने के बाद ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन मॉडर्नाइजेशन। तो देखो, ये एक बड़ा सिंपल सा न्यूज है। जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए एमएसएमई फार्मर्स को ये लॉन्च किया गया है। तो देखो, कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है? कि वो पेरिशेबल है, मतलब समय पे अगर वो मार्केट पे नहीं पहुंचा तो खराब हो जाएगा। तो लॉस किसको होगा? फार्मर्स को होगा, एमएसएमई को होगा, जिनको मतलब जो वो ये काम करते हैं बड़े स्केल पे। तो ये पॉलिसी उनके लिए लॉन्च किया गया। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस ए लॉजिस्टिक इन इंडिया टू बी कंपेरेबल टू ग्लोबल ट्रेंड्स बाय 2030। फर्स्ट, सेकंड, improve the logistic performance index ranking to be top 25 by 2030। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो आई थिंक लास्ट वो 2018 में आया था। तो इंडिया का रैंक क्या है? क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एन एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पे। वो है कि विप्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैज फायर्ड 300 एम्प्लॉय फॉर मूनलाइटिंग। मूनलाइटिंग का मतलब क्या है? आप एक जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आप दूसरे जगह पे भी फुल टाइम या किसी कंपटीटर के लिए आप सेम काम कर रहे हो, विच इज अनएथिकल, राइट। तो इसीलिए विप्रो 300 लोगों को ये किया है, मतलब जॉब से निकाल दिया, एंड एथिकली द कंपनी इज राइट। नेक्स्ट न्यूज है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने जो ग्रोथ फॉरकास्ट है आफ्टर Q1 डेटा, उन्होंने उसको रिड्यूस किया है। पहले उन्होंने बोला था 7.2, तो आज के दिन में 7 हो गया, 7 पॉइंट हो गया। तो बाकी सबका डेटा भी आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो 13 यूएस फर्म्स है, ये तेलंगाना के एरोस्पेस इकोसिस्टम में विजिट कर रहे हैं, 2 डे विजिट। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज इनको एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है कि तेलंगाना में आके ये अपना फैक्ट्री डाले, क्योंकि ऐसा भी न्यूज है कि बोइंग जो है, मतलब ये एजम्पशन है, 300 एम्प्लॉयज को फायर कर रहा है यूएस में टू रिड्यूस द कॉस्ट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना कोई प्लेन्स नहीं खरीद रहा है, मतलब बड़े एयरलाइन लॉस पे है, कोई प्लेन्स नहीं खरीद रहा है, और कोई खरीद भी रहा है तो बहुत नेगोशिएटेड अमाउंट पे खरीद रहा है। तो बोइंग एयरबस दोनों कंपनी लॉस में है। तो बोइंग ने बोला कि वो 300 एम्प्लॉय के आसपास ये करेंगे, कट करेंगे। लेकिन ये जो जॉब है, कट करने से तो कंपनी का काम नहीं होगा ना, उनका काम तो करना है।
ये जो जॉब वो इंडिया में क्रिएट करना चाहता है बिकॉज लो कॉस्ट, और काम तो वही होगा इंडिया में भी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का उन्होंने मीटिंग लिया है पीएम केयर फंड के अंडर में। तो उन्होंने कुछ नए लोगों को पीएम फंड में, मतलब पीएम फंड का जो ट्रस्टी है, पहले कौन था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अभी उन्होंने नया ज्वाइन किया है, कौन कौन है, जस्टिस केटी थॉमस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा एंड रतन टाटा चेयरमैन एमिरिटस टाटा सन्स, इनको ज्वाइन करने की बात की गई है। ट्रस्ट ऑल्सो डिसाइडेड टू नॉमिनेट द फॉलोइंग एमिनेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड टू द पीएम फंड। ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, उसके इसमें ये सब रहेंगे, राजीव महर्षि रहेंगे फॉर्मर सीएजी, सुधा मूर्ति फॉर्मर चेयरपर्सन इंफोसिस ग्रुप, मतलब सुधा मूर्ति कौन है, जो नारायण मूर्ति है इंफोसिस के को फाउंडर, उनकी वाइफ है। देन आनंद शाह को फाउंडर ऑफ टीच फॉर इंडिया एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ इंडिया कॉप एंड परिमल फाउंडेशन, ये सारे लोग रहेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला न्यूज है मेहर बाबा कंपटीशन 2। तो देखो, जब आप इस वर्ड को सुनते हो ना, यू विल नॉट बी एबल टू गेस इट कि ये दिस इज रिलेटेड टू आईएएफ। तो कई बार ऐसा भी होता है वेयर यू नो आवर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डजंट वर्क बिकॉज ऑफ द न्यूज इटसेल्फ, राइट। मेहर बाबा कंपटीशन 2, ये कंपटीशन है क्या? देखो, इसको 6 अप्रैल 2022 ने डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? एयर हेडक्वार्टर वायु भवन में। नाउ ये है क्या? The competition is aimed at developing technology for a Swan drone-based system to detect foreign objects on the aircraft operating surface. इसके सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, जो एक एयरक्राफ्ट होता है, राइट, जिसमें मैं एयरक्राफ्ट तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये बीच में जो जहाँ पे सीट्स होते हैं ना, जहाँ बैठते हैं पायलट, सामने बैठते हैं, पीछे पैसेंजर्स लोग बैठते हैं, इसको फ्यूजलेज बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, ये फ्यूजलेज में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट छोटा सा चिपका हुआ होता है, जो कि सही नहीं है। अब देखो, हमारे नॉर्मल बाइक में, कार में भी ये होते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट चिपके हुए हैं, तो वो हमको इफेक्ट नहीं करता, राइट। हम जब भी हमको टाइम होता है हम पानी से धो देते हैं, बट मीनवाइल हम व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। बट एयरक्राफ्ट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके बॉडी में चिपका हुआ है, वो भले ही कितना छोटा हो, तो वो प्रॉब्लम किसमें, उसके एरोडायनेमिक्स को करेगा। मतलब ये एयरक्राफ्ट जब एयरबोर्न होगा, तब इसके एरोडायनेमिक शेप को वो खराब करेगा एंड ड्रैग क्रिएट कर सकता है। मतलब एयरक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया जाता है, जब ये हवा में एयरबोर्न है, आगे की तरफ चलता है, तो बहुत इजीली हवा पीछे की तरफ पास होता है, जिस वजह से इसको लिफ्ट मिलता है, बहुत अच्छे से लिफ्ट मिलता है। तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट का यहाँ होना मतलब जो हवा है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। सो यहाँ का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का जो लिफ्ट है ना, वो एकदम कम हो जाएगा। सो इन दैट केस इसके कंट्रोल्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इससे मल्टीपल फैटल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ये पहला। दूसरा रीजन, ये साइड में जो विंग्स होता है, विंग्स में आपको पता है फ्यूल रखा जाता है, और ये विंग्स के पीछे ना फ्लैप्स लगा हुआ होता है, जिससे एयरक्राफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, ऊपर नीचे उड़ने में सक्षम होती है। अब मान के चलो, जब एयरक्राफ्ट चल रहा है, बहुत तेजी से चलता है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट उड़ के ना इसके ऊपर चिपक गया, या इस दोनों फ्लैप्स के बीच में जाके अटक गया, तो ये दोनों फ्लैप्स काम करना बंद कर देंगे। तो इन दैट केस ये एयरक्राफ्ट को टर्न लेने में प्रॉब्लम होगा एंड दैट कैन लीड टू ए फैटल एक्सीडेंट। तो वैसा ही पीछे का जो विंग होता है, उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा फ्लैप होता है ना। ये दो पार्ट में भी कई एयरक्राफ्ट में बटा हुआ होता है, तो अगर ये वहां पे अगर पीछे की तरफ जाए, वहां पे भी ये हिट करे, तो इनको खराब कर सकता है, जो अगेन एयरक्राफ्ट को टर्न करने में प्रॉब्लम कर सकता है एंड दैट कैन लीड टू ए फैटल एक्सीडेंट। सो इससे बचने के लिए अब के दिनों में क्या हो रहा है कि इसको ह्यूमन करते हैं, राइट, इसको ह्यूमन करते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, स्वान ड्रोन बेस्ड सिस्टम, तो ये जो ड्रोन है, ये उड़ के टेक्नोलॉजिकली इसको डिटेक्ट कर पाएगा कि एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग सरफेस में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर है तो वो उसमें कुछ अलार्म रहेगा, जिससे लोगों को पता चले एंड लोग उसको क्लियर कर पाए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो देखो, एक नॉर्मल सी बात है, जो यूजुअली हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में हम जाते हैं ना, वो एयरबस 320 या बोइंग 747 या 737 के एयरक्राफ्ट होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 200 सीटर्स के होते हैं। लेकिन अगर मैं बड़े एयरक्राफ्ट की बात करूं पैसेंजर में, वो ड्रीमलाइनर है,
और भी बोइंग के जेट से जो हजार हजार पैसेंजर लेके जाते हैं, तो वो कितने बड़े हैं। बट अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो देखो AN-32 वो छोटे एयरक्राफ्ट है, शायद इस AN-32 में ह्यूमन डिटेक्ट करना इज वेरी इजी, कर लेगा क्योंकि ये छोटा एयरक्राफ्ट है। इसके बाद मैं अगर बोलूं IL-76 जो रशियन मेड जेट है, दोनों ही रशियन में है, IL-76, तो IL-76 भी ऑलमोस्ट एयरबस A320 के साइज का है, इसमें थोड़ा सा बड़ा रहता है, बट ठीक है, ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से है इंडिया में, तो शायद ये भी ह्यूमन कर लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लोब मास्टर की, राइट, तो ग्लोब मास्टर जो अमेरिकन मेड है, तो शायद उसमें संभावना खत्म हो जाता है, बिकॉज इट्स सच ए ह्यूज एयरक्राफ्ट, राइट, दैट कैन कैरी मोर देन 1000 सोल्जर, दैट कैन कैरी 4 बैटल टैंक, मतलब आपको पता ही होगा। सो ग्लोब मास्टर कितना बड़ा है, सो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। अब ग्लोब मास्टर जैसे जेट, उसमें है ना एक ड्रैग क्रिएट होना इज ऑल्सो ए वेरी रिस्की। एक तो मतलब द साइज और उसके एरोडायनेमिक्स को सही रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक छोटे एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स को सही रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब उतने बड़े लेवल पे आप एक एयरक्राफ्ट की बात सोचो, सो ये टेक्नोलॉजी उस चीज के लिए है, ठीक है। देन IL-78 भी है। सो ऐसे अलग अलग एयरक्राफ्ट है जिस पे ये सब काम करेंगे। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो इसका नाम मेहर बाबा कंपटीशन ही क्यों है, तो ये लेजेंडरी एयर कोमोडोर मेहर सिंह के नाम पे है, दैट इज वाई, सो द कंपटीशन इज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी एयर कोमोडोर मेहर सिंह। तो ये मिलिट्री विशिष्ट ये मेडल है उनका, ऑल्सो नोन एज मेहर बाबा, इन्हीं को मेहर बाबा बोला जाता था, ठीक है। तो जो विनर्स है उसको प्राइस कितना मिलेगा, 60 लाख रुपीस मिलेगा। डेवलपमेंट फंड कितना मिलेगा, 13 करोड़। और विन ए चांस टू पार्टिसिपेट इन 300 करोड़ कैपिटल प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो ये है आपका न्यूज। देन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो देखो ये न्यूज पर्टिकुलरली क्या है कि जो PMJAY है, इट हैज कंप्लीटेड 4 years। देन so far more than 19 crore PMJAY cards have been created and more than 3.8 crore beneficiaries have availed of free treatment under the scheme, ठीक है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स में ये है कि जो ये 4 year कंप्लीट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 23rd September 2022, 23rd September 2022 को 4 साल क्रिएट किया, एंड इसी के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये भी है, फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएगा 27 September 2022, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे वो है रूपी एंड फॉरेक्स। तो रूपी जो है वो अगेन ऑल टाइम हाई पे जाने लगा है, एंड इट्स 23 September 2022 में क्लोजिंग प्राइस है 80.99, मतलब ये 81 रुपीज के पास है, 81 रुपीज ही है आप मान के चलो। तो इसके अगेंस्ट में रूपी को डिफेंड करता हुआ RBI, आप वो क्लियरली दिख रहा है कि RBI का फॉरेक्स रिजर्व इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग एंड इट्स नाउ एट 546 बिलियन। तो देखो ये डिप्रिशिएट हो रहा है, RBI इसको डिफेंड किए जा रहा है। तो एक तरफ ये हो रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, एंड दिस इज अलार्मिंग, मतलब इसको एक स्टेज तक RBI कर पाएगी, उसके बाद भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज फॉरेन रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द इकोनॉमी, क्योंकि इसी से फॉरेन रिजर्व ही एक सुकून है जिससे हमको ये समझ में आता है कि फ्यूचर में जो इंपोर्ट्स होंगे वो प्रॉपर आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन को पता ही नहीं है कब उनके कंट्री में ऑयल आएगा, या ऑयल आएगा तो उनको मिलेगा भी कि नहीं, ऑयल इन द सेंस मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद तो जो बेसिक फूड्स एंड ऑल है वो बात की बात है ही है, राइट। बट इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। तो पेट्रोलियम क्रूड में अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो बाकी सब सप्लाई चेन में गड़बड़ हो जाता है। तो इन दैट केस यू नो दिस इज समथिंग वी विल हैव टू सी कि आगे क्या होता है। एंड ये रूपी क्यों गिर रहा है, रूपी इसलिए गिर रहा है बिकॉज FPI जो है ये इंडिया से पैसा उठा के बाहर लेके जा रही है। अभी कुछ दिन पहले फेड ने प्राइस को हाइक किया है, तो जिस वजह से अभी वहां का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लगने लगा है, तो FPI इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा उठा के उधर लेके जा रही है। सो इन दैट सेंस डॉलर चला जा रहा है, तो डॉलर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में रूपी को डिप्रिशिएट होना तो लाजमी है, बिकॉज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेज दैट
यही है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड करो एंड सप्लाई करो, ये चीज हमको यही समझाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का जो 4 लिस्टेड फर्म है एंड इन टोटल 7, ठीक है, मतलब 4 फर्म लिस्टेड है और 3 है अनलिस्टेड फर्म। तो ये फर्म जो है, ये 7 फर्म टोटल मर्ज हो रहे हैं टाटा स्टील में, ठीक है, टाटा स्टील में ये मर्ज हो रहे हैं। कंपनी का नाम आपको याद नहीं रखना है, हाँ, लेकिन ये वैल्यू आप ये समझना है कि मर्ज किस पे हो रहा है, ये टाटा स्टील पे हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ड्राइविंग सिनर्जीज एंड ऑल, वो तो आपको भी समझ में आता है। देन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिनर्जीज विल बी 1000 to 1500 करोड़। ये जो जितने भी मर्जिंग कंपनी है इनके टोटल वैल्यूएशन कहीं कहीं 1000 से 1500 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट ये है कि दिलीप अजबे, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन है? ये वही कंपनी है जो यूपीआई को मैनेज करती है, जिन्होंने रुपए कार्ड को बनाया है, राइट। तो ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है फॉर 5 years। तो ये डिसीजन कहाँ लिया गया? एनुअल जनरल मीटिंग में लिया गया। तो व्हाट इज द नेम? दिलीप अजबे इज द नेम। नाउ एम श्रीनिवासन, ठीक है, तो ये डॉक्टर है, इनको एम्स दिल्ली के डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये रिटायर कर गए हैं, ठीक है। तो हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली? इट्स एम श्रीनिवास, राइट। विद दिस वी आर, हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। सो वन लाइनर ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। तो ये है प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन एकता नगर गुजरात। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये रिलेटेड टू एनवायरमेंट मिनिस्टर्स है, राइट। एंड ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब हर स्टेट्स के लोग यहाँ पे आए थे। सो ये कहाँ पे हुआ? एकता नगर गुजरात में। नेक्स्ट है सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? तो ये है कि जो कोल इंडिया है ये एमओयू साइन करने वाला है, मतलब ड्राफ्ट वगैरह सब बन गया है, एमओयू साइन करने वाला है विद 3 मेजर पीएसयूज फॉर कोल टू केमिकल प्रोडक्ट। तो है क्या? So to set up 4 surface coal gas gasification project, Coal India Limited will be joining hands with 3 major PSUs. कौन कौन है वो? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड for setting up of 4 SHG projects. Aims 100 million ton gasification by 2030. Right? तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, ऑल द बेस्ट। Prepare 50% faster with IXMB. Let's meet tomorrow morning.